हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रमोद एकेडमी क्लासेस में स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर, जो आपके बीए या एमए में भूगोल के प्रैक्टिकल में आपसे वाइवा में पूछा जाता है। इससे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, उसके आंसर दिए गए हैं और इसको मैं बताऊंगा, जिसे आप सुनकर पढ़कर आप वाइवा में अच्छा रिस्पांस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, मापनी किसे कहते हैं, या पूछा जाता है कि मापक किसे कहते हैं। तो मापनी वह अनुपात है जिसमें धरातल पर मापी गई दूरियों को छोटा करके मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मापनी किसे कहते हैं, तो आप ऐसे बता सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि धरातल पर मापी गई दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर बने दो बिंदुओं के बीच की काल्पनिक दूरी के मध्य अनुपात को मापक कहते हैं। मतलब धरातल के दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की काल्पनिक दूरी के मध्य अनुपात को मापक कहते हैं। तो ऐसे आप बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि किसी मानचित्र पर मापनी का मान 1:3000 लिखा हो, तो आप इसका क्या अर्थ निकालेंगे, या इससे आप क्या समझते हैं। तो इस संख्या का यह अर्थ समझा जाएगा कि मानचित्र में किसी माप की एक इकाई दूरी धरातल पर उसी माप की 3000 इकाइयों की दूरी को प्रकट करती है। या दूसरे शब्दों में जाने हम कि मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियों में 1/3000 का अनुपात है, जिसमें आपका एक है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है मानचित्र की दूरी, और जो आपका 3000 है ये दिखा रहा है धरातल की दूरी। तीसरा क्वेश्चन है कि मापनी बनाने की आवश्यकता क्यों होती है, हम मापनी क्यों बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि मापने बनाने की आवश्यकता क्यों होती है। तो मापनी के द्वारा बड़े बड़े क्षेत्रों को छोटा करके उनके मानचित्र के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जो अन्यथा संभव नहीं है। मतलब बहुत बड़े रूप हो तो क्या करते थे हम, उसे एक पैमाने की सहायता से, मापक के साथ क्या करते हैं, हम उसको छोटा करके क्या है एक कागज पे या मान के रूप में हम बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त मापनी पढ़कर मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र की वास्तविक लंबाई, चौड़ाई अथवा वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि निरूपक भिन्न या आरएफ किसे कहते हैं। अक्सर तो यहाँ ऐसे पूछ लेते हैं कि आरएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या इसका फुल फॉर्म है, एक नीचे दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। बहुत बार पूछा गया है, जब भी आपका वाइवा होता है तो आपसे अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरएफ किसे कहते हैं, या आरएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो आप क्या बताएंगे, आरएफ का फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। कहते किसे हैं, मापनी प्रदर्शित करने वाले भिन्न को निरूपक भिन्न या आरएफ कहते हैं। निरूपक भिन्न विधि मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न है। जैसे 1:50,000 को निरूपक या प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ क्या है, या प्रक्षेप किसे कहते हैं। तो पारदर्शी कागज या फिल्म पर अंकित किसी चित्र या
आकृति का प्रकाश की सहायता से समतल सतह पर प्रक्षेपण उस चित्र या आकृति का प्रक्षेप कहलाता है। पारदर्शी कागज या फिल्म पर अंकित किसी चित्र या आकृति का प्रकाश की सहायता से समतल सतह पर प्रक्षेपण, उसको प्रक्षेपित करना, उस चित्र या आकृति का प्रक्षेप कहलाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं? प्रकाश अथवा गणितीय विधियों के द्वारा ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को समतल सतह पर प्रदर्शन प्रक्षेप कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं। तो सिंपल सा आसान शब्द में बताना है कि ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को समतल सतह पर प्रदर्शन की प्रक्षेप कहलाता है। आगे चलते हैं। मानचित्र किसे कहते हैं? मानचित्र किसे कहते हैं? संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी एक भूभाग का परंपरागत चिन्हों द्वारा समतल कागज पर आनुपातिक प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। इसके बारे में एफ जे मोंक हाउस कहते हैं या उनके अनुसार क्या है, निश्चित मापकों के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण को मानचित्र कहा जाता है। मतलब जो पृथ्वी का कोई भाग हो, क्या करना, उसको समतल सतह पर उसको बनाना क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। आगे चलते हैं। मानचित्र की रचना के लिए कौन कौन सी बातें या कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं? तो मानचित्र की रचना के लिए पहला चीज क्या है? मापक। दूसरा क्या होता है? प्रक्षेप। और तीसरा होता है परंपरागत चिन्ह और रचना विधि। ये सारी चीजें आवश्यक हैं एक मानचित्र की रचना करने के लिए, जिसमें मापक, प्रक्षेप, परंपरागत चिन्ह, रचना विधि। आगे चलते हैं। मानचित्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? तो मापक के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे, स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पे, रचना शैली के आधार पे। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानचित्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि चार आधार होते हैं इसके: मापक के, उद्देश्य के, स्थलाकृतिक लक्षणों के और रचना शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मापक के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पे? मापक के आधार पे। अगर आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि मापक के आधार पे मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? लघु मापक मानचित्र, और दूसरा क्या है? दीर्घ मापक मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लघु मापक मानचित्र क्या है? तो लघु मापक मानचित्र वे हैं जिनमें मानचित्र की छोटी दूरी द्वारा धरातल का बड़ा भाग प्रदर्शित किया जाता है, यथा दीवार मानचित्र और क्या है, एटलस मानचित्र। ये सारे आप क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए और इसको आप समझ लीजिए, जिससे आपको जब भी आप वाइवा देने जाइए तो आप अच्छे से वहां पे बता सके। अगला है दीर्घ मापक मानचित्र क्या है? तो दीर्घ मापक मानचित्र वे हैं जिनमें मानचित्र की बड़ी दूरी द्वारा धरातल का छोटा भाग दिखाया जाता है, जैसे स्थलाकृतिक मानचित्र एवं भू संपत्ति मानचित्र। स्थलाकृतिक और क्या है? भू संपत्ति। आगे है दंड आरेख किसे कहते हैं? दंड आरेख जो बीए सेकेंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल है,
उसमें ये सारे आरेखों के बारे में विस्तार से आपको पढ़ना है। तो आपको वहां पे इस आरेख के बारे में बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये क्या होता है। तो दंड आरेख क्या है? वे आरेख जिनके द्वारा सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन एक दंड के रूप में किया जाता है, उसे दंड आरेख कहते हैं या वो कहलाता है। ये दंड समान चौड़ाई वाले क्षैतिज एवं लंबवत दोनों रूपों में बनाए जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आंकड़ों क्या करते हैं, हम प्रदर्शन करते हैं। कैसे? दंड के रूप। जैसे मान लेते हैं कि जनसंख्या दिखाना हो या कोई उत्पादन दिखाना हो, क्या करते हैं हम, किस साल कितना हुआ है, उसको ऐसे करके हम एक दंड बना देते हैं। इसे कहते हैं दंड आरेख। अब ये चाहे लंबवत हो और चाहे क्षैतिज हो। तो वे आरेख जिनके द्वारा सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन एक दंड के रूप में किया जाता है, उसे दंड आरेख कहते हैं। ये दंड आरेख क्या होता है, चाहे क्षैतिज रूप में हो और चाहे लंबवत रूप में। आगे है, दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं? तो दंड आरेख होते हैं 4 प्रकार के, जिसमें साधारण होते हैं, लेकिन 2 इसमें आपका मुख्य है। नंबर 1 साधारण दंड आरेख और दूसरा क्या होता है, मिश्रित दंड आरेख। और तीसरा है पिरामिड दंड आरेख। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि जो आपके 2 हैं, यही क्या है, आपके मुख्य हैं, साधारण दंड आरेख और क्या होता है, मिश्रित दंड आरेख। तो जो ये साधारण दंड आरेख है, किसे कहते हैं? जब दंड आरेख द्वारा किसी एक वस्तु का वितरण दिखाया जाता है, जब दंड आरेख द्वारा किसी एक ही वस्तु का वितरण दिखाया जाता है, तो उसे साधारण दंड आरेख कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, मिश्रित दंड आरेख। ये क्या होता है भाई? दूसरा है मिश्रित दंड आरेख। जब किसी दंड आरेख द्वारा एक से अधिक वस्तुओं का वितरण अथवा एक ही वस्तु के विभिन्न उपयोग प्रदर्शित किए जाएं, तो उसे मिश्रित दंड आरेख कहा जाता है। मिश्रित दंड आरेख को परविभाजित दंड आरेख भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक ही आरेख, दंड आरेख में कई चीजों का हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कोई दंड आरेख बनाया और क्या हुआ, इसी में हम क्या कर सकते हैं, 2-3 चीज दिखा रहे हैं। यहाँ कच्चा माल दिखा रहे हैं, यहाँ उत्पादन दिखा रहे हैं, यहाँ या विक्रय दिखा रहे हैं। तो क्या है, ये हो जाएगा मिश्रित दंड आरेख। और जब इसी में क्या है, सिर्फ एक चीज, यहाँ गेहूं, यहाँ चावल, कई चीजें दिखाई जाए नंबर से, तो उसे कहते हैं साधारण। जब एक चीज को दिखाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, सिंपल बार डायग्राम। अब जब एक ही में क्या है, कई चीजों दिखाया जाए, मिश्रित मतलब मिला हुआ, तो उसे कहते हैं मिश्रित दंड आरेख या कंपाउंड बार डायग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, चक्र आरेख किसे कहते हैं? चक्र आरेख, या इसे कहते हैं पाई डायग्राम, या इसे कहते हैं व्हील डायग्राम। ये भी क्वेश्चन आपको खूब मिलता है आपके प्रैक्टिकल में, आपको बनाना ही पड़ता है। व्हील डायग्राम या चक्र आरेख कहते किसे हैं? जब सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन एक चक्र द्वारा किया जाए, तो उसे चक्र आरेख कहा जाता है। कितना आसान है कि चक्र आरेख क्या है, जब सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन एक चक्र द्वारा किया जाए, तो उसे चक्र आरेख कहा जाता है। इसमें प्रदर्शन हेतु आंकड़ों को 360 अंश के बराबर मानकर प्रत्येक घटक के आंकड़े के अनुसार कोण ज्ञात किए जाते हैं। जैसे एक कोई हो गया, ऐसे सर्किट बन जाएगा। और जो भी चीज पढ़ना होगा, हो सकता है कि इसमें हम पढ़ रहे हों
क्षेत्रफल देख रहे हैं, कोण उत्पादन देख रहे हो, तो क्या कर सकते हैं इसमें हम, अलग राज्य हो तो वहां के क्षेत्रफल हो, तो कितना क्षेत्रफल उसको हम पहले कोण निकाल लेंगे और क्या है ऐसे ऐसे उसको बांट देंगे और इसमें क्या करेंगे अलग अलग सेट से प्रदर्शित कर देंगे। तो जब ऐसे हम गोला बनाकर आप लोग क्या कर सकते हैं प्रदर्शन करते हैं, एक ही चक्र में सबको दिखाते हैं, तो उसे कहते हैं चक्रा आरेख। मतलब जब सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन एक चक्र के द्वारा किया जाए तो उसे चक्र आरेख कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आप एक दो बार देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आगे चलते हैं। वृत्त आरेख क्या है? वह आरेख जिसमें सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन वृत्त द्वारा किया जाता है उसे वृत्त आरेख कहते हैं। इसमें क्या होता है कई वृत्त बनाए जाते हैं, उससे क्या करते हैं हम आंकड़ों का प्रदर्शन करते हैं। एक कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो क्या करते हैं कई वृत्त बनाते हैं, उसमें क्या है आंकड़ों को दिखाते हैं, उसे कहते हैं वृत्त आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण मानचित्र किसे कहते हैं? वितरण मानचित्र वे मानचित्र हैं जिनमें किसी वस्तु के वितरण क्रम को प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात विभिन्न वस्तुओं की मात्रा, गुण अथवा घनत्व संबंधी आंकड़े प्रदर्शित करने वाले मानचित्र वितरण मानचित्र कहलाते हैं। मतलब विभिन्न वस्तुओं की मात्रा, गुण अथवा घनत्व संबंधी आंकड़े प्रदर्शित करने वाले मानचित्र वितरण मानचित्र कहलाते हैं। आगे चलते हैं। वर्ण प्रतीकी या चिन्ह विधि क्या है? इस विधि में वस्तुओं का वितरण दिखाने के लिए विभिन्न सांकेतिक चिन्हों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अगला है वर्णमात्री या छाया विधि, इसे कहते हैं कोरोप्लेथ मेथड। जब वितरण मानचित्रों में छाया या रंगों के आभा द्वारा घनत्व आदि को दिखाते हैं तो इसे छाया विधि कहते हैं। हम अक्सर देखते हैं जब जिससे जनसंख्या दिखाना हो, पूरा भारत का मैप होता है, क्या करते हैं हर राज्य को जहां जनसंख्या ज्यादा है कहीं कम है, क्या करते हैं उसको हम जब उसको रंग के कहीं हल्का कहीं और हल्का कहीं और हल्का इस तरह से दिखाते हैं, तो मतलब छाया, मतलब उस रंग के माध्यम से कि जहां जनसंख्या ज्यादा होगा वहां गाढ़ा कर देंगे, जहां कम वहां उससे हल्का, जहां और कम उससे हल्का। तो इसे कहते हैं छाया विधि या कोरोप्लेथ मेथड। क्या कहते हैं कोरोप्लेथ मेथड। मतलब जब रंगों की आभा द्वारा, रंगों की सतह द्वारा क्या है घनत्व आदि को दिखाते हैं, इसे छाया विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्मान रेखा विधि क्या है? इस विधि में किसी वस्तु या इकाई का वितरण समान रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहां से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सम्मान रेखा किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सम्मान रेखा किसे कहते हैं। तो सम्मान मतलब समान मान, जिसका मान समान हो, सम्मान। तो समान मान को मिलाने वाली रेखा को हम सम्मान रेखा कहते हैं। चाहे वो समान दाब हो, चाहे समान ऊंचाई हो, कुछ भी हो, मतलब समान मान, तो उसे कहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई यहाँ 500, यहाँ 500, यहाँ 600, यहाँ 300, फिर यहाँ 500। क्या है ऐसी रेखा जो समान ऊंचाई को मिलाए या जो समान मान को मिलाए उसे समान रेखा कहते हैं। समान मान को मिलाने वाली रेखा को समान रेखा कहते हैं। अगला है कि बिंदु विधि से क्या तात्पर्य है? जब किसी वस्तु के वितरण को समान आकार वाले बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे बिंदु विधि कहते हैं।
जनसंख्या की बात करते हैं तो पूरे भारत में क्या है, हर स्टेट में जनसंख्या क्या है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा है। क्या करते हैं, उसको हम बिंदु के द्वारा दिखाते हैं। मान लेंगे कि एक बिंदु और कितना होगा, 1,000। तो कहीं किसी स्टेट में जनसंख्या 1 लाख है, या तो क्या करेंगे हम, जब एक बिंदु बराबर 1,000 है, क्या करेंगे हम 100 बिंदु वहां पे दिखा देंगे, जिससे दिख जाएगा कि यहाँ पे जनसंख्या 1 लाख है। मतलब जब किसी चीज को हम बिंदु के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उसे बिंदु विधि कहते हैं। आगे है, भूगर्भिक मानचित्र का क्या अर्थ है। किसी क्षेत्र के स्थलाकृतिक मानचित्र पर सांकेतिक चिन्हों अथवा रंग विधि या छाया विधि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शैल द्रव्यांशों के वितरण के प्रदर्शन को भूगर्भिक मानचित्र कहते हैं। अगला है, शैल दृश्यांश किसे कहते हैं। किसी भूभाग के चट्टानों को कोई विशिष्ट संस्तर का कोई भाग जब धरातल पर दिखाई देने लगता है तो उसे शैल दृश्यांश कहते हैं। मतलब जब किसी भूभाग का चट्टानों का कोई विशिष्ट संस्तर का कोई भाग जब धरातल पर दिखाई देने लगता है तो उसे शैल दृश्यांश कहते हैं। तो ये आपका हो गया कि जो हो गया प्रैक्टिकल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो आपको वाइवा में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ये जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ जो आपका थ्योरी का पार्ट है, जो आपका है मानव भूगोल, तो मानव भूगोल संबंधित जो थ्योरी के चीजें हैं उसमें भी आप कुछ चीजें पढ़ लीजिएगा, जैसे कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं, या उसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे निश्चयवाद, संभववाद, नौ निश्चयवाद। तो इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे या एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है कि भूगोल किसे कहते हैं, तो आप इसके बारे में भी जानते रहिएगा कि भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल क्या है, भूगोल किसे कहते हैं। क्या है भूगोल की परिभाषा, भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूपों का तर्कसंगत, क्रमबद्ध, यथार्थपूर्ण अध्ययन एवं व्याख्या करता है। या भूगोल वह है जो पृथ्वी का अध्ययन करता है। अगर हम शाब्दिक अर्थों में देखें भूगोल को तो क्या कहते हैं कि भूगोल का क्या है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है, किससे बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी से। जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। ग्राफी का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। तो मतलब जो विषय या शास्त्र पृथ्वी का वर्णन करे, अध्ययन करे, उसके बारे में बताए, वही भूगोल है। तो भूगोल की दो शाखाएं मुख्य हैं, एक भौतिक भूगोल, एक है मानव भूगोल। तो जो हम लोग का पढ़ रहे हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर वाले, वो क्या है, मानव भूगोल। तो मानव भूगोल क्या है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल की परिभाषा, इसके शाखाएं, शाखाएं क्या कौन सी होंगी जिसमें भौतिक चीज ना आए। आपका आर्थिक भूगोल, आपका कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, जो भी सब क्या है मानव भूगोल की शाखाओं के अंतर्गत आते हैं। इसमें दो तीन जो आपके मुख्य चैप्टर हैं, निश्चयवाद, नौ निश्चयवाद, संभववाद, इससे ही पढ़ लीजिएगा कि हाँ निश्चयवाद किसे कहते हैं। तो निश्चयवाद क्या होता है, निश्चयवाद में प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है और मानव उसका दास है। जैसे प्रकृति चाहती है वैसे मानव को करना पड़ता है। इस विचारधारा को किसने दिया था, रेडजल महोदय ने दिया है। ठीक है। संभववाद क्या है, संभववाद में प्रकृति सर्वश्रेष्ठ नहीं है, इसमें मानव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों, क्योंकि प्रकृति क्या है, मानव के समक्ष ढेर सारी संभावनाएं प्रस्तुत करती है, और मानव क्या है, उसमें से जो चाहता है उसका प्रयोग करता है। उसमें प्रकृति उसे उस काम के लिए बाध्य नहीं करती है। इसमें मानव स्वतंत्र है, जिस चीज का उपयोग करना चाहे करे और नहीं तो ना करे। तो इस विचारधारा किसने दिया है, तो आपके शब्द दिया था फेबरे ने, सिद्धांत किसने दिया है, सपना किसने दिया है, तो दिया है ब्लास ने। आगे आता है दोनों का मिला जुला हुआ रूप, उसे कहते हैं नौ निश्चयवाद। उसको किसने दिया है,
ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया हुआ है। इसमें क्या बताया गया है कि प्रकृति क्या करती है, हमारे काम को पूरी तरह से बाध्य नहीं करती है। वो हमें एक ट्रैफिक पुलिस के समान हमें कुछ समय के लिए रोक सकती है, बाकी हमारे मार्ग को बदलती नहीं है। तो अगर प्रकृति के हम खिलाफ ना जाके उससे हम मिलके कोई काम करते हैं उसके, तो हम और जल्दी और तेजी से विकास कर सकते हैं, जिससे हमें उस तरह से नुकसान नहीं होगा। इसे बताता नहीं कि ट्रैफिक पुलिस होता है तो जब रेड लाइट होती है तो पुलिस क्या करता है, हमें कुछ टाइम के लिए रोक लेता है। इसलिए ग्रिफिथ टेलर महोदय कहते हैं कि स्टॉप एंड गो, मतलब कुछ टाइम के लिए प्रकृति हमें रोकती है, बाकी हमारे मार्ग को बदलती नहीं है। तो इस प्रकार आप जो कुछ क्वेश्चन आपके पेट्रोल के हैं उसको पढ़ लीजिए, और जो आपका थ्योरी का है कुछ क्वेश्चन आप उसके पढ़ लीजिए, एक दो परिभाषा पढ़ लीजिए, उसका अर्थ समझ लीजिए, शाखाओं के बारे में पढ़ लीजिए, जो कुछ महत्वपूर्ण आपके चैप्टर हैं उनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी रख लीजिए कि अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप मुझसे अच्छे से बता सके। तो धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।